जम्मू ड्रोन हमले के पीछे लश्कर का हाथ है, यह बात लगभग स्टैब्लिश होती जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सोर्सेज के हवाले से खबर है, पाकिस्तानी ड्रोन का टारगेट था एटीसी टावर और हेलीकॉप्टर। 3 संदिग्धों को जम्मू पुलिस ने अब तक हिरासत में ले लिया है, लेकिन एक से इस मामले में बहुत अहम जानकारी मिली है। और अगर इसके संदर्भ में एक और पर्सपेक्टिव आपके पास आता है तो मामले को और अच्छे से आप समझ पाएंगे। अब जब बात यह हुई कि किस दिन हुआ, कैसे अंजाम दिया गया, पहली बार इस तरह का अटैक अंजाम दिया गया, तो आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि ड्रोन अटैक के पीछे वजह और मकसद क्या है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसके पीछे कौन है और हैंडलर कौन हो सकता है। पहले देखिए कि इसमें वजह क्या है। वजह यह है कि इसको ऑपरेट करना बड़ा आसान है, 2.4 गीगाहर्ट्ज पर इसको ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन यही बात इसके लिए एक लिमिटेशन भी पैदा करती है। वो ये कि बहुत हाई रेंज कंट्रोलिंग नहीं हो सकती। इसको करीब से ही किसी ने कंट्रोल किया होगा। इसका मतलब कोई घुसपैठिया आया होगा, उसने यहां से चीजें इकट्ठा की होंगी, जैसा हीरानगर वाले मामले में पिछले साल जून में देखा गया था। हीरानगर वाले मामले में 24 किलो का एक बड़ा इसी तरीके का जो यूएवी था उसको मार गिराया गया था और उसको असेंबल किया गया था। तो इस मामले में क्या हुआ होगा, वहां लोकल लेवल पर इस तरह की कोई चीज लेकर असेंबल की गई होगी और फिर यह हुआ होगा कि इससे एक्सप्लोजिव ले जाकर कहीं भी ड्रॉप कराने की क्षमता वाला इसको बनाया गया होगा। और यह भी मुमकिन है कि जम्मू में वो आतंकी पहुंच गया हो, उसके हैंडलर्स बेशक उस पार बैठे हो। मतलब आतंकी का रिमोट कंट्रोल सीमा के उस पार और इधर यूएवी का रिमोट कंट्रोल उस व्यक्ति के पास जो जम्मू के आसपास बैठा रहा होगा। सिर्फ दहशत फैलाना, इसका और कोई मकसद नहीं था, वरना इतना लो एल्टीट्यूड धमाके नहीं होते। टारगेटेड अटैक होता अगर प्लान्ड होता और बड़े एक्सप्लोजिव के साथ होता, एक छत में छोटा सा छेद नहीं होता। केवल इसका मकसद यह था कि एक मैसेज दिया जा सके, और मैसेज बहुत हद तक पाकिस्तान में जो हाल में विस्फोट हुए हैं उससे इंडिया कनेक्शन ढूंढा गया होगा और उसके बाद जबरन एक इम्पोजिशन के तहत एक मैसेज देने की कोशिश की गई होगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हालांकि अब हिंदुस्तान सतर्क है, और हिंदुस्तान अगर सतर्क है तो फिर उनको यह मालूम होना चाहिए कि इसको हम प्रीएम्प्ट नहीं कर पाए बेशक, लेकिन काउंटर तो कर ही सकते हैं। अब देखिए, इराक सीरिया का ड्रोन भारत में कैसे पहुंचा, ये एक सवाल उठ रहा है। जम्मू में क्वाड कॉप्टर्स का ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, ये सोर्सेज बता रहे हैं। और यह भी पता चल रहा है कि इराक और सीरिया में सुरक्षा बलों पर इस तरीके के ड्रोन का इस्तेमाल होता था। जैश और लश्कर समेत द रेजिस्टेंस फ्रंट के कनेक्शन इस मामले में मिल रहे हैं, ये सोर्सेज बता रहे हैं। चीन के जरिए पाकिस्तान ड्रोन पहुंच सकते हैं या उसके पार्ट पहुंचाए जा सकते हैं। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं विस्फोट के लिए आरडीएक्स के इस्तेमाल का शक है और विस्फोट के सैंपल को जांच के लिए दिल्ली लाया गया है। आईडी डिवाइस में 1.5 किलोग्राम एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया हो सकता है। हालांकि वहां जो डेब्री मिले हैं उसमें कोई भी अभी तक इस तरह का डेब्री नहीं मिला है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि क्या इस ड्रोन को मार गिराए जा सकने में कामयाबी हासिल हुई है या क्या ड्रोन को पटक कर ही एक्सप्लोड किया गया है क्या उस जगह पर। मैं ऑगस्टीन सर का रुख एक बार फिर से करता हूं क्या लेकिन ऑगस्टीन सर मेरे साथ है नहीं। और जसवाल सर आपके पास एक बार फिर से इसमें क्या आप ये मानते हैं कि इसको हमको और पहले प्रीएम्प्ट करना चाहिए था? देखिए, हमारी कांस्टेंट प्लानिंग रहती है, पर्सपेक्टिव प्लानिंग, कि जो फ्यूचरिस्टिक थ्रेट किस टाइप का है और उसके खिलाफ हमें क्या करना चाहिए। क्या हम खुद डेवलप करेंगे या ऑफ द शेल्फ वहां से कोई काउंटर खरीदेंगे। ये पर्सपेक्टिव प्लानिंग हमेशा चलती रहती है। जैसे मैं कह रहा हूं अभी फ्यूचरिस्टिक, ये जो विनोद साहब है, ग्रुप कमांडर विनोद, ये बहुत सक्षम है टेक्निकली इसके अंदर। जो माइक्रो ड्रोन है उसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। उसमें अगर 1 ग्राम पीईके या 2 ग्राम पीईके अगर फ्लाई किया जाए तो जो अल्ट्रा हाई वैल्यू टारगेट्स है, वीआईपीज है, जैसे 15 अगस्त को आना है, ये है, वो स्ट्रेट अवे कोई भी कहीं से भी उसको स्ट्राइक कर सकता है, बिल्कुल पिन पॉइंट। तो ये जो है इसके खिलाफ हमें पहले से सोचना चाहिए और हम सोच भी रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है। क्या वो जो हमने देखा था ईरान के कुर्द फोर्सेस के कमांडर के संदर्भ में आप उस तरह का कह रहे हैं कि बड़े लेवल, हाँ वो बड़े लेवल पे होता है। वो तो खैर बड़ा ड्रोन था, उसकी बात नहीं है। लेकिन 3-4 चीजें मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए, ये जितना भी है पाकिस्तान इसको किसी भी सूरत में ये पार से नहीं लॉन्च करेगा, क्योंकि सिग्नेचर्स डिटेक्ट हो सकते हैं। वो ये अपना बैकपैक के अंदर आ जाता है ये ड्रोन,
यहीं से किसी डोमिनेटिंग हाइट से जो 2.4 गीगाहर्ट्ज का होता है वो लाइन ऑफ साइट वाला सिस्टम होता है, उसके साथ उन्होंने उसको ड्रॉप किया है। हो सकता है उसके अंदर जीपीएस था और जो कोऑर्डिनेट्स जो हैं उसके जीपीएस के अंदर ठीक नहीं भरे गए हों, और ये उसका जो रेंज है छोटे क्वाडकॉप्टर का वो इतना होता है कि तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर छोटे वाले का, और इसलिए जो है ऑप्टिमाइज करने के लिए रेंज आप चॉपर को या क्वाडकॉप्टर को वहीं पे इम्पैक्ट कराते हैं, इम्पैक्ट से जो बर्स्ट होता है। जहां तक टीएनटी या आरडीएक्स का सवाल है, मैं शुरू से कह रहा हूं अगर इसकी क्षमता थी 5 से 6 केजी ले जाने की, तो जो डिस्ट्रक्शन है वो इतना होना था कि उसको किलो कहते हैं जो टेक्निकल टर्म्स में किलो जूल्स, वो टीएनटी से कहीं ज्यादा होते हैं आरडीएक्स की। अगर यहाँ पे 3 केजी का भी अगर आरडीएक्स फायर होता जी, तो बिल्डिंग का छत जो है बिल्कुल वो ढह जाता। ये जो बात कह रहे हैं सर, इसको बहुत ध्यान से सुनने वाली है। ये बात जसवाल साहब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो अंदाजा लगाया जा रहा है, अगर वो ट्राई नाइट्रोटोलुइन था या आरडीएक्स था, आरडीएक्स तो और भी ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजिव है, और उससे जो किलो जूल एनर्जी निकलती है, उसमें सिर्फ ये नहीं होना था कि छत का एक हिस्सा उड़ता, बहुत बड़े हिस्से का परखच्चा उड़ सकता था। लेकिन विनोद ऑगस्टीन साहब, ये जिस बात को अभी रेखांकित कर रहे हैं सर, कि ये इसको लेकर सिर्फ वहां की चिंता नहीं है, हमारे जितने इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, वो सिविलियन इंस्टॉलेशंस ही क्यों ना हो, वो एयरपोर्ट्स ही क्यों ना हो, अगर इस तरीके से पिन पॉइंट तरीके से ऑब्जेक्ट को टारगेट किया जा सकता है, तो ये कितनी बड़ी चिंता बढ़ गई है। ऐसे में तो हर एक ड्रोन रखने वाले और चलाने वाले पर निगाह रखनी पड़ेगी। दिनेश जी, बहुत महत्वपूर्ण 2-4 बातें आपने उठाई और इसका मैं सीधे सीधे जवाब देता हूँ। जो एयर पावर जिसको कहते हैं, इसका सबसे बड़ी खूबी है वर्टिकल एनवेलपमेंट। वर्टिकल एनवेलपमेंट का ये मतलब है कि आगे हमारा कोई तैनात है फोर्स, आप उसके ऊपर से जाकर के कर सकते हैं, जैसे हमने एयर स्ट्राइक किया और मोदी जी हमेशा इसको हाथ दिखा करके कहते हैं कि हम ऊपर से जाके मारे। जो एयर पावर की खूबी ये है कि वर्टिकल एनवेलपमेंट कर सकता है। 9/11 में क्या हुआ, और 9/11 के बाद हमें यूएस ने एक होमलैंड डिफेंस बनाया, और ये जो डिफेंस आप जिसके बारे में आपने थोड़ा सा जिक्र किया जरूर, ये सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन के खिलाफ ही नहीं है। हाई वैल्यू टारगेट जो है वो सिर्फ एक वीआईपी या वीवीआईपी गवर्नमेंट का नहीं है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी जो है हाई वैल्यू टारगेट है या कोई कुछ नहीं है। तो इन सब मद्देनजर मैं ये कहूंगा, जनरल रावत ने भी ये बात कही थी कि जो विनोद ऑगस्टीन सर, आप जहां पर हैं वहां कुछ सिग्नल्स का प्रॉब्लम है सर, आपकी आवाज इंटरप्टेड पहुंच रही है हम तक, उसको हम सही करवाते हैं सर, आपके पास दोबारा आता हूं मैं। लेकिन ये जो बात आपने कही है, एसपी बैद साहब के पास जाना चाहता हूं। एसपी बैद साहब, अगर एचएनआईज टारगेट हो सकते हैं, अगर बड़े नेता, बड़े लीडर्स, इनको बड़ी आसानी से टारगेट किया जा सकता है ड्रोन के जरिए, तो ये तो ऐसी फिक्र होनी चाहिए थी जिसको सबसे पहले खातिर में लाया जाना चाहिए था। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं, और एक बड़ी चिंता है खासकर वीआईपी सिक्योरिटी के संदर्भ में। और जैसे मैंने पहले कहा, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस के लिए, और सबसे पहले ज़रूरी है एक ड्रोन पॉलिसी कंट्री में इशू होनी चाहिए कि किस किस्म का ड्रोन बिना लाइसेंस के कहाँ नहीं उड़ाया जा सकता। ये इसका होना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता ऐसी पॉलिसी अभी हमारे कंट्री में है। सबसे पहले ये पॉलिसी इशू करके एक टाइट कंट्रोल अंदर की तरफ रखा जाए, बाकी बाहर का चैलेंज को फेस करना, हेड ऑन करना है। मैं अभी आपकी पाकिस्तान से जो बोलने वाली थी, वो कह रही है कि आपने इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की। मैं कहता हूं अगर अंदर भी ग्रुप आया है, वो भी पाकिस्तान से ही आएगा, इंग्लैंड से तो आएगा नहीं, और वो ग्रुप अंदर इन्फिल्ट्रेट करके अगर इसको असेंबल करके इस्तेमाल करता है तो सब आईएसआई के इशारे पे होता है। वहां पाकिस्तान इसके पीछे नहीं छुप सकता कि टेररिस्ट ने ये किया है। वहां
वहां बाकी भी नहीं हिल सकती बिना आईएसआई की अप्रूवल के। तो इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट तो 100% है, चाहे आरजू पार से काजमी हुआ। जी से ये जवाब लेना बड़ा आवश्यक है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने उठाई है कि हम और किस पर शक करें। आरजू काजमी जी, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।